हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको कैपिटल गेन के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन और करवा देता हूं। उसके लिए आप आए सिंघानिया में पेज नंबर 338 पर। एक मैंने आपको विदाउट एसटीटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट एसटीटी में नीचे ऑप्शन बताया था। इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज असेसी में अडॉप्ट विथ इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन। इफ अडॉप्ट विथ इंडेक्सेशन देन टैक्सेबल एट द रेट 20% एंड इफ विदाउट इंडेक्सेशन देन टैक्सेबल एट द रेट 10% एट द ऑप्शन ऑफ असेसी। जो उसकी इच्छा हो, प्लानिंग है, but it is available only in case of listed securities. Securities include shares, debentures, etc. सब इंक्लूड लिस्टेड होना चाहिए। तो ऑप्शन है विदाउट एसटीडी में। विद एसटीडी में तो हम फिर उधर चले जाते हैं। विद एसटीडी में हम अगर इक्विटी शेयर से, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से, तो सेक्शन 1038 में 1 लाख एग्जेम्प्ट और बाकी बचाओ 112A में टैक्सेबल। वो एक स्टेप आप अलग याद रख लो। और बाकी केसेस में, यानी बाकी सिक्योरिटीज के केसेस में 20% से टैक्स लगता है। तो आप जहां स्पेसिफिक रूल से बस वो याद रखो, बाकी सब जगह आप नॉर्मल रूल याद रखो कि लॉन्ग टर्म टैक्सेबल होता है 28%। तो अब मैं वो विथ इंडेक्शन विदाउट इंडेक्सेशन का कंसेप्ट समझाता हूं इस क्वेश्चन में। और जहां हमने नोट्स में विथ इंडेक्शन विदाउट इंडेक्शन लिखा हुआ उस फ्लो चार्ट में आप देखना, ऑप्शन लिखा है ना, वहां पर आप ये पेज नंबर लिख लेना 338 सिंघानिया, क्वेश्चन नंबर P4। क्या लिखा है? ऑन 30 जुलाई 2019। एक बार इस क्वेश्चन को देख लिया आप। तो लिखा हुआ है ऑन 30 जुलाई 2019 एक्स 31 ईयर्स सेल्स द फॉलोइंग। 3 चीजें बेची इसने। प्रेफरेंशियल शेयर्स लिस्टेड, प्रेफरेंशियल शेयर्स बी लिमिटेड लिस्टेड और शेयर्स इन सी लिमिटेड नॉन लिस्टेड। सिर्फ शेयर्स लिखा है, मींस इक्विटी शेयर्स, और प्रेफरेंशियल तो क्लियर है। अब एक बात मैं पहले बता दूं, फ्लो चार्ट पर आते हैं पहले तो हम, या पहले पूरा पढ़ ले फिर। सेल्स कंसिडरेशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, डेट ऑफ एक्विजिशन है 2002, 2003 और 2006, और बेचा कब? जुलाई 19 में। तो देखने से क्लियर लग रहा है। क्या लग रहा है क्लियर? कि ये लॉन्ग टर्म, क्योंकि लिस्टेड सिक्योरिटीज जितनी भी होती है, चाहे वो प्रेफरेंशियल हो, इक्विटी हो, डिवेंचर्स हो, कुछ भी हो, प्रेफरेंशियल जितने भी लिस्टेड सिक्योरिटीज होती है वो सब 12 मंथ, तो 12 मंथ तो हो चुके हैं। और नॉन लिस्टेड में 24 मंथ, तो 24 मंथ भी हो चुके हैं। इसलिए सब लॉन्ग टर्म है। तो जैसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का क्वेश्चन है, आपको फ्लो चार्ट याद आना चाहिए। सबसे पहले वहां आओ, क्या था वहां पर? लॉन्ग टर्म। ठीक, लॉन्ग टर्म में क्या देखो? विथ एसटीडी या विदाउट एसटीडी। तो कहीं लिखा है विथ एसटीडी विदाउट एसटीडी? नहीं लिखा है। चलो मान लो कि हम विथ एसटीडी मान ले, विथ एसटीटी मान ले, तो ये वाला पार्ट, तो विथ एसटीटी वाले पार्ट में वो जो इधर वाला पार्ट था उससे स्टार्टिंग वाला 1038, वो सिर्फ इक्विटी शेयर पे अप्लाई होता था या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे, जबकि ये तो प्रेफरेंशियल शेयर है, इसलिए ये उस केस में नहीं आएगा। तो उस केस से बाहर हो गए। जैसे उस केस से बाहर हुए, आप किधर आ जाओगे? विदाउट एसटीटी वाले केस में। विदाउट एसटीटी, लेकिन अब विदाउट एसटीटी में लिस्टेड सिक्योरिटी है, लिस्टेड प्रेफरेंशियल शेयर है, तो क्या इन पे ऑप्शन अवेलेबल है? यस, लिस्टेड इज द ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जो थर्ड नंबर वाला नॉन लिस्टेड है, उस पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जिसपे ऑप्शन अवेलेबल नहीं, उसमें नॉर्मल कोर्स में जैसा करते हो वैसा कर देना। बस ऐसे सोचना है आपको। शॉर्ट टर्म होता तो मैं क्या करता? शॉर्ट टर्म होता तो फिर दो बात, विथ एसटीटी 15% सेक्शन 111A, और विदाउट एसटीटी नॉर्मल इनकम। बस शेयर के क्वेश्चन में आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। और अगर 112A नहीं लग रहा है तो बस समझ जाओ फिर तो इजी, फिर कोई खास प्रॉब्लम नहीं। 112A की कंडीशन से आज वापस रिपीट में वो वापस समझाऊंगा, उसके भी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है डाउट वाला पार्ट भी यही है। तो एक बार ये समझ लें हम। अब यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लिखा है 886, एक्स डिपॉजिट 115 पीपीएफ अकाउंट, फाइंड आउट दिस नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। दोनों सिखाता हूं, नेट इनकम भी और टैक्स लायबिलिटी भी। लेकिन उसके लिए हम पहले काम करते हैं, पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बना लेते हैं। ऑप्शन अवेलेबल इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड
सिक्योरिटीज, इक्विटी, प्रेफरेंशियल एक्सेट्रा, कुछ भी लिस्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिस्टेड। तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है? ऑप्शन अवेलेबल ये है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कि एक बार आप विथ इंडेक्सेशन करेंगे और एक बार आप करेंगे विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, तो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, सी पे तो नॉर्मल जैसा होना वैसे ही होना है, इसलिए सी लिमिटेड की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। या सी लिमिटेड पे इंडेक्शन तो होना ही है वैसे भी। चलिए फिलहाल तो मैं ए और बी का ही करूंगा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। सेल्स कंसिडरेशन कितने में बेचे इन्होंने अपने शेयर्स? 5 लाख एंड 12 लाख 25 लाख एंड 12 लाख 25,000। 5 लाख एंड 12 लाख 25,000। कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन लेना पड़ेगी। 1,04,000 2002 के, 1,04,000 जो है वो 2002 के, तो 289 से इंटू कर दो डिवाइडेड बाय 2002 का इंडेक्सेशन। 2002 का इंडेक्सेशन हमें ढूंढना पड़ेगा। 2002 का इंडेक्सेशन 2023 का इंडेक्शन था 105, 105 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1,04,000 वाला फिगर जो है आपका इंडेक्शन वाला फिगर, वो कितना हो जाएगा आपका? 2,86,248। और दूसरे केस में यहाँ 4,27,000, 4,27,000, ये कब के? 2003 के। तो 3-4 का इंडेक्शन लगा के और इंटू कर देना, आप लोग इतना तो जानते ही हैं। तो अगर इस 4,27,000 को मैं इंटू करता हूं, 4,27,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय कौन सा इंडेक्स? 3-4 का। 3-4 का इंडेक्स था आपका 109, तो डिवाइड बाय 109। ये आपका अच्छा खासा बड़ा फिगर आया, 11,32,138। ठीक है, तो इस तरीके से माइनस करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया आपका 213,752 और इस केस में 92,862। ठीक है, ये हुआ विथ इंडेक्शन। अगर वो इस तरीके से विथ इंडेक्शन फैसिलिटी लेगा तो इन पे उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। कितने परसेंट देना पड़ेगा? 20%। तो इनका 20% अगर वो टैक्स देगा 213,752 का 20%, तो उसका टैक्स आएगा 42,750 टैक्स इतना आएगा। सरचार्ज और एजुकेशन सेस की बात बाद में करेंगे, वो प्लानिंग में इसलिए इंक्लूड नहीं किया, वो तो कि हर हाल में इंक्लूड होंगे इसी, 4% लगाना ही पड़ेगा। इसका 20% 18,572। अब एक बार देखते हैं विदाउट इंडेक्शन। विदाउट इंडेक्शन मीन्स इवन इफ लॉन्ग टर्म बट इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल, मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट डायरेक्टली डिवाइडेड। सीधे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस कर लो, 1,04,000 इसकी और 4,27,000 इसकी, सीधे सीधे। अब अगर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो यहां पर आ जाता है आपका 3,96,000 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 798। अब इस केस में 10% लगेगा। इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन 10%। 10% मीन्स 39,600 एंड 79,800। ये है आपके पास अल्टरनेटिव। अब आप बताएं क्या अल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट रहेगा? या तो आप ऐसा करें या ऐसा करें। तो यहां पर आपका टैक्स 42 आ रहा है, यहां 39 आ रहा है, तो ये बेस्ट है। यहां 18 आ रहा और यहां पर 79, तो ये वाला बेस्ट है। यानी ऐसा कोई रूल नहीं कि एक कंपनी पे आपने जो ऑप्शन अप्लाई किया वो सब पे अप्लाई करना है। आप अलग अलग सिक्योरिटी पे अलग अलग ऑप्शन ले सकते हो। एक ही साल में मैंने 2 लिस्टेड सिक्योरिटी बेची, एक पे मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि टैक्स कम आ रहा, तो मैं ये ऑप्शन लूंगा विथ इंडेक्शन,
और एक पर इसमें कम टैक्स आ रहा है तो मैं ये वाला ऑप्शन ले लूंगा। और आप एक बात ध्यान रखना, बोनस शेयर्स और डिवेंचर पे तो ऑलवेज ये वाला ऑप्शन बेस्ट रहेगा। क्यों? इसलिए कि बोनस शेयर्स, लिस्टेड बोनस और लिस्टेड डिवेंचर्स के केस में आप सेल्स लिखोगे और कॉस्ट, तो बोनस शेयर में कॉस्ट जीरो रहती है, इंडेक्सेशन करोगे तो भी जीरो, विदाउट इंडेक्सेशन करोगे तो भी जीरो, तो यही बेस्ट रहेगा ना, क्योंकि यहाँ 10% टैक्स आएगा। और डिवेंचर के केस में इंडेक्शन होता ही नहीं, इवन इफ लॉन्ग टर्म, तो आप चाहोगे भी तो इंडेक्शन नहीं कर पाओगे, तो विदाउट इंडेक्शन में 10% देना ज्यादा बेस्ट है ना। तो बोनस में और डिवेंचर्स में बेस्ट प्लानिंग होती है ऑलवेज ये वाला, बट लिस्टेड होना चाहिए। शेयर्स वाले क्वेश्चन में मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको फ्लो चार्ट अच्छे से रटा हुआ होगा, याद होगा, तो ही आप कर पाओगे। और ज्यादा डायरेक्ट शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करना कि सीधे क्वेश्चन करने बैठ गए। पहले आपको फ्लो चार्ट 30 सेकंड लगेंगे मुश्किल से स्टार्टिंग से सोचने में कि सिक्योरिटीज है, यस तो हम बात करते हैं, नहीं है सिक्योरिटीज तो बात ही खत्म कर दो, फिर नॉर्मल कोर्स में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर सिक्योरिटीज है तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, विद एसटीटी, विदाउट एसटीटी, 112A वगैरह, ये सब चीजें याद रखना है आपको। अब जब ये डिसाइड हो गया कि ऐसा करना, सी कंपनी पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, सी कंपनी पर ऑप्शन नहीं है, तो सी कंपनी का हम कैलकुलेट डायरेक्ट ही कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसका मेन कंप्यूटेशन करते हैं। कंप्यूटेशन करने पर आते हैं। कंप्यूटेशन करने के लिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, ये वाला पार्ट मिटा दूं मैं, क्योंकि वैसे भी ये यूज नहीं होना है ना। हमने ये ऑप्शन लिया इस वाले में हमने वो वाला ऑप्शन लिया है, तो जगह कम है इसलिए मैं हटा देता हूं ये। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन वो सब आप लिख देना। कैपिटल गेन हेड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में हम लेते हैं ए लिमिटेड प्रेफरेंशियल शेयर्स लिस्टेड। ठीक है, क्या लेते हैं? लिस्टेड। ऑप्शन कौन सा लेना है उसके ऊपर? वो वाला है ये वाला, हम उस पर ले रहे हैं ए लिमिटेड पर ये वाला ऑप्शन, यानी विदाउट इंडेक्शन। कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं? विदाउट इंडेक्सेशन। तो यहां मैं लिख देता हूं विदाउट इंडेक्स। ठीक है, बिना। सी वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहां पर गेन कितना आया? वर्किंग नोट नंबर 1 में गेन आया 3,96,000। ये फिगर उठा लेंगे सीधे हम। बुक का मत करना हो, बुक वालों ने सही तरीके से नहीं किया। मैं जैसे स्टेप बता रहा हूं वैसा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहला वर्किंग करके प्लानिंग कर लो, फिर जो लेना हो लो। यहां पर ए वाले में ये लेना है, ये नहीं लेना है, तो मैंने ये वाला कैपिटल गेन नहीं लिया। ठीक है। दूसरा बी लिमिटेड, बी लिमिटेड प्रेफरेंशियल शेयर्स, ये भी लिस्टेड है, ये भी लिस्टेड है। इस केस में हमने क्या लिया? इस केस में हमने ये वाला ऑप्शन लिया विथ इंडेक्सेशन वाला, विथ इंडेक्स, विथ इंडेक्स, विथ इंडेक्स लिया। कितने हजार रुपए? 18,500। सॉरी, ये अभी टैक्स नहीं लेना है, अभी ये कैपिटल गेन लेना है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये था, ये तो टैक्स का फिगर है। तो 92862 ये दिया। ठीक है। सी लिमिटेड, नो ऑप्शन अवेलेबल एज इट इज नॉन लिस्टेड। क्या है ये? नॉन लिस्टेड है, तो इसका नोट आपने यहीं कहीं लिख दिया, और बड़ा लिखना ज्यादा लिख देना। तो जो नॉन लिस्टेड है, तो फिर इस केस में मुझे कैसे करना पड़ेगा? फिर इस केस में मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि इस केस में मुझे वही अपना नॉर्मल रूल, सेल्स कंसिडरेशन। कितने में बेचा इसको आपने? इसको आपने बेचा, सेल्स कंसिडरेशन है 6,89,000, 6,89,000 लेस इसमें से क्या करना है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कब खरीदे थे? 2006 में 80,000 में, तो 6,7 का इंडेक्स लगा देना 80,000 पर। इंटू करने के बाद कितना आ रहा? 1,89,508, 1,89,508। तो ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 499,492। ये नॉर्मल, ठीक है ना। तो तीनों हो गए। फिर लिखा हुआ है इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम अदर सोर्सेस 8,86,000। चलिए, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म, टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म। ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, सब लॉन्ग टर्म थे तीनों। तो तीनों का टोटल मिलाकर हमारा कितना हो जाता है? 396,000 प्लस 92,862 प्लस 499,492। ठीक है,
988 354। बुक में अलग तरीके से करा, बुक में ये वाला फिगर नहीं लिया उन्होंने, गलत है। जो ऑप्शन लेंगे वही वाला फिगर लूंगा, ये ऑप्शन दिया तो ये फिगर और ये वाला ऑप्शन लिया तो ये वाला फिगर लिया, है ना। बुक वालों ने क्या किया, दोनों कंडीशन में लिया यही वाला है, गलत किया है। आप इस तरीके से करना। प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 8,86,000। अब आपकी जीटीआई हो गई, कितनी हो गई जीटीआई, तो जीटीआई में 886 जोड़ देते हैं, क्योंकि 1874 354, 1874 354। लेस कुछ डिडक्शंस कर लेते हैं। डिडक्शंस कौन सा बोला है इन्होंने, एक डिडक्शन कहा 80C का, पीपीएफ में जमा करवाया 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए पीपीएफ में जमा करवाते हैं, 80C पीपीएफ, ठीक है। अब आपके पास कितने हो गए, तो 1,50,000। वैसे भी 80C में हम इससे ज्यादा जमा करवा नहीं सकते थे। 17,24,354, ये आपकी टोटल इनकम आ गई। और फिर याद दिला दो, 80C का रिडक्शन जब भी दोगे, 80 वाले कोई से भी, तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में हमारे पास नॉर्मल इनकम थी इसलिए डिडक्शन दिया, यानी ये डिडक्शन मैंने इसमें से दिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में से तो डिडक्शन हो ही नहीं सकता, कोई सा भी 80 वाले कोई सा भी डिडक्शन। अगर इस क्वेश्चन में ये इनकम नहीं होती तो मैं 1,50,000 भी डिडक्शन नहीं दे सकता था। यहां लिख देता अंदर नॉट डिडक्टिबल बिकॉज इनकम इज स्पेशल इनकम, लॉन्ग टर्म स्पेशल होती है 20% रेट वाली, इसलिए, ठीक है, 20/10 जो भी है। तो जितनी भी इनकम स्पेशल रेट वाली उनमें से डिडक्शन नहीं मिलता है, हटा देंगे। अब इस पर टैक्स कैलकुलेट करना सीख लो आप। तो मैंने टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका बताया, आप पहले अपने नॉर्मल क्वेश्चन जैसा करते हैं, पांचों हेड का डिडक्शन रिडक्शन उससे कर लो। अब इस इनकम के हम हिस्से कर देते हैं, 17,24,350, 350। इसको 10 रुपए से राउंडेड ऑफ कर सकते हो आप। अगर ये 5 रुपए से कम है तो मैंने 50 बनाया, अगर 5 या 5 से ज्यादा होता तो मैं इसको 60 बना लेता। अब इस इनकम में मुझे हिस्से करना अलग अलग, तो आपके इनकम में कौन कौन सी इनकम इंक्लूड है जो स्पेशल नहीं, तो एक तो लॉटरी होगी, वो अलग कर देना, फिलहाल लॉटरी नहीं है। और कौन कौन सी, तो हमारे पास यहां पर है एक ये विदाउट इंडेक्सेशन वाली, ये स्पेशल रेट है 10% की रेट वाली, तो मैं इसको अलग करूंगा, है ना, LT@10%, ये अलग है, तो 3,96,000 ये इसमें इंक्लूड है। फिर दूसरा ये विथ इंडेक्सेशन है और ये भी विथ इंडेक्सेशन है, तो ये तो नॉर्मल लॉन्ग टर्म हुआ, इस पे कोई स्पेशल रेट, इस पे तो 20% रेट है ना नॉर्मल पे, तो नॉर्मल पे 20%, तो ये दोनों साथ में लिख देता हूं, ये दोनों हो जाएंगे आपके कितने, 92,862 प्लस 499,492, यानी ये हो गया आपके पास 20% लॉन्ग टर्म 20% रेट वाले, जो कि 5,92,354। शॉर्ट टर्म 111A होता तो वो भी लिख देता हूं, हो गया ये। फिर अब नॉर्मल इनकम कितनी बची, तो नॉर्मल इनकम आप चाहो तो यहां से भी दिख रही है, वैसे तो ये अदर सोर्स नॉर्मल इनकम थी, उसमें से ये माइनस करके आ जाएगी, बट यहां से मतलब आप तो इसमें से आपने एक अलग कर दिया, दूसरा अलग, तो बैलेंसिंग फिगर से लिया। तो नॉर्मल इनकम हमेशा बैलेंसिंग फिगर से लाना, यहां से मत लाना, यहां से लाने में आपसे कुछ गलती हो सकती है, तो आप तो इस तरीके से इससे कर लोगे। अब कितना आता है, तो यहां पर हम देख लेते हैं 7,36,000 नॉर्मल इनकम आ गई आपकी, 7,36,000। कल एक बात और बताई थी मैंने, कि अगर यहां पर नॉर्मल इनकम आपकी बिलो एग्जम्पशन लिमिट आती 2.5 लाख 3 लाख रुपए से कम और सुपर सीनियर में 5 लाख से कम, तो मैंने कंसेप्ट बताया था कि आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A। तो उतना मैं इधर ले आया था, याद करो, वो वीडियो देख लेना आप। बट फिलहाल जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि यहां पर तो नॉर्मल इनकम मोर देन एग्जम्पशन लिमिट है, इसलिए वो ऑप्शन यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है ना। वो तो तब लगता है अगर 2.5 लाख से कम हो, तो उसको एग्जॉस्ट करने के लिए हम उधर से इधर शिफ्टिंग कर देते हैं, यहां कुछ भी नहीं होगा। अब इस पर टैक्स निकाल लेते हैं, तो टैक्स इस पर कितना आएगा, इस पर टैक्स आया 30%, सॉरी 10%, 39,600। इस पर 20% अपना आया था कितना,
इसका 2792,354 का 20%, 118470, 118471, ये आपका टैक्स लायबिलिटी इस पर आ गई। ठीक है, इस तरीके से। और नॉर्मल इनकम पर आप स्लैब लगाते हैं, कौन है मिस्टर एक्स, 31 ईयर, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, तो कैसे लगाएंगे आप, एक बार फिर सिखा दूंगा आपको। नॉर्मल स्लैब क्या कहती है आपकी नॉर्मल स्लैब, तो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम पर टैक्स लगेगा आपका पहले 2.5 लाख रुपए तक नील, अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% से 12,500, ये हो गए आपके 5 लाख। ठीक है, तो 2.5 से 5, 5 से 10 तक, लेकिन 10 तक ही कहां, 10 कहां है, 7 लाख ही है, तो बचे हुए कितने, 2,36,000 पर। तो 5 से 10 तक, 10 तक अगर होता तो कितना परसेंट लगता है, 20%। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखोगे इस तरीके से। अब 10 है ही नहीं, इसलिए 10 तक कैसे जाऊंगा मैं, 10 से ज्यादा होता तो मैं जाता आगे। तो इसका 20%, इसका मतलब ये हो जाएगा 47,200, है ना, 20%, 47,200, ये टैक्स हो गया आपका 700,959। और टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये हमने निकाला था, ये टोटल मिला के कितना हुआ था, 39,600 प्लस 118471, यानी हो गया था 158,071, ये दोनों मिला के 158,071। टोटल टैक्स हो गया आपका 59,700, 217,771। ठीक, अब क्या इसमें से 87A की रिबेट मिलेगी, तो नहीं मिलेगी, नॉट अवेलेबल, बिकॉज टोटल इनकम ऑफ द असेस इज मोर देन 5 लाख। याद रखना, लेकिन नहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, नॉट अवेलेबल लिख दो, आदत हो जाना चाहिए, वरना भूल जाओगे 100%। तो 2,17,771 आया। इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स लगा देते हैं, कितने परसेंट, 4%। सरचार्ज तो कब लगता है, 50 लाख से ऊपर पे लगता है, और मैंने कहा था 90% केस में आपको सरचार्ज नहीं नजर आएगा। तो 8,711, ये आपके टैक्स लायबिलिटी, ये कंसेप्ट रहेगा आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया, लेकिन आपको फिर भी करना पड़ेगा एक बार और। तब आप आए पेज नंबर 343 पर। 343 पर P2 एंड P3, ये 112A वाला कंसेप्ट एक बार और समझा दूं मैं आपको। 112A की मैंने कंडीशंस आपको समझाई थी। जब भी 112, बल्कि मैं कहता हूं शेयर्स के जब भी क्वेश्चन करो, आप वो फॉर्मेट सामने रखना, आप अपने नोट्स सामने रखना। ठीक, 112A तब अप्लाई होता है व्हेन एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ सेल, बोथ टाइम, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। जब खरीदा था तब भी है, जब बेचा तब भी, एसटीडी पेड, एसटीडी दिया। और सिर्फ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर ही अप्लाई होता है 112, बाकी नहीं। ठीक, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी थे कि इफ, मैंने उस वीडियो में बताया भी थे कि खरीदते समय एसटीडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी कभी खरीदना आपने सीधे कंपनी से किया हो, जैसे बोनस शेयर्स डायरेक्टली कंपनी ने इश्यू की, राइट शेयर्स डायरेक्ट कंपनी ने इश्यू की, आईपीओ आया कंपनी का, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम आपने शेयर्स एक्वायर किए। ईसोप में कंपनी डायरेक्ट आपको शेयर देती, तो वो शेयर जब एक्वायर करते हो तो तब एसटीडी कैसे लगेगा, तो उसमें हमारी कोई गलती है क्या, नहीं ना। लेकिन हमने बेचते समय एसटीडी दिया, तो उस केस में भी 112A अप्लाई होगा, ये बात मैंने आपको कही थी। तो एक बार हम ऐसा करते हैं कि उस चार्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसमें एक जगह करेक्शन भी करवाता हूं मैं आपको। शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म वाले केस में हमने 2 पार्ट पढ़े थे। लॉन्ग टर्म में 2 पार्ट है ना, एक तरफ था विथ एसटीटी और एक तरफ था विदाउट एसटीटी, है ना। एक्चुअली इसके नीचे जो मैंने पॉइंट लिखवाया था आपको, ये लिखवाया था कि इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स
एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, सिर्फ इन दो केसेस में हम या तो सेक्शन 1038 में 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट करते हैं और बचा हुआ 112A में टैक्सेबल करते हैं। तो ये दोनों क्यूमुलेटिव साथ में चलती सेक्शन, यानी 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होगा और उसके ज्यादा पर 10% टैक्स लगेगा, ये बात साथ में होगी। तो उसके लिए सारी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, और कंडीशन क्या क्या दी थी 112A में? सिक्योरिटीज मस्ट बी इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और both at the time of acquisition and at the time of transfer STT paid, but at the time of purchase acquisition STT may not be paid in exceptional cases like bonus shares, right shares which are directly issued from company to shareholders, not from stock exchange। ये पॉइंट तो एक्सेप्शनल थे, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, करेक्शन सिर्फ इतना सा कर देते हैं। अब इनके अलावा अगर बाकी सिक्योरिटी पे एसटीडी दिया होगा, इनके अलावा बाकी चीजों को अगर एसटीडी दिया होगा तो वो कहां आएगा? तो मैंने उस वक्त भी समझाते वक्त उस वीडियो में बताया था, साइड में से लिखवाया था, इन केस ऑफ अदर सिक्योरिटी सेक्शन 112 यानी नॉर्मल 20% टैक्स लगेगा। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट में करेक्शन कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसका नाम विथ एसटीडी वर्ड हटा देते हैं। हम लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 1038 एंड 112 ऐसा नाम रख लेते हैं इसका। ये पूरा एक ही चलेगा, है ना। और इसी के नीचे मैंने इसका अमेंडमेंट वगैरह की सारी शर्तें भी लिखवाई थी, वो सब होगी। तो ये पूरा 112A यानी लॉन्ग टर्म में 112A की कंडीशंस। और जब 112A ना लगे, ठीक है, 112A बहुत स्पेसिफिक रूल्स में लगेगा जब वो सारी कंडीशन, और 112A जहां आएगा वहीं पे तो 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू वाला कंसेप्ट आएगा। तो जहां ये नहीं लगेगा वो सब इधर रह जाएगा। इसका मतलब इसका हेडिंग हम विदाउट एसटीटी बना देते हैं, एंड विथ एसटीटी, या बल्कि इस पूरे को ही आप ऐसा कर देंगे, इस पूरे के नाम बदल के इन अदर केसेस ऐसा कर लेंगे, है ना। इन अदर केसेस वेयर सेक्शन 112A नॉट एप्लीकेबल, ये वाला ही। तो विथ एसटीडी विदाउट एसटीडी वाला वर्ड हटा के और ऐसा कर लो आप। अब अदर केसेस में लॉन्ग टर्म में जनरली कितना % टैक्स लगता है? 20% टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 112, बट ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन किस केस में अवेलेबल है? ऑप्शन इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज में। कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? विथ इंडेक्सेशन कर सकते हैं या फिर विदाउट इंडेक्सेशन कर सकते हैं। विदाउट इंडेक्स, विदाउट इंडेक्स करेंगे तो 10% देखना है, टैक्स देना है, और विथ इंडेक्स करेंगे तो 20। तो ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आप इतना सा हेडिंग करेक्शन कर लो, अंदर प्रोविजन सब सही है, कुछ भी नहीं, समझने के लिए। तो इस विथ एसटीडी का हेडिंग ये कट करके ये लिख लेना, और यहां अदर केस लिख लेना। यानी अदर केस में सब आ गए, जो विदाउट एसटीडी वाले भी आ गए, और विथ एसटीडी प्रेफरेंशियल शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह भी इधर आ गए। इधर सिर्फ इक्विटी रह गया बस, बाकी सब इधर आ गए लॉन्ग टर्म में। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ है। P2 क्वेश्चन में क्या है कि इसमें सेक्शन 112A नॉट अप्लाई होगा, बिकॉज इन्होंने फ्रेंड से परचेज की, तो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एसटीटी नॉट पेड। और फ्रेंड से खरीदना एक्सेप्शन में भी नहीं आता है। एक्सेप्शन में बोनस आता है, राइट इश्यू आता है, इसोप आता है, जो डायरेक्टली कंपनी से इश्यूड हो या गवर्नमेंट के कोई नोटिफाइड हो, वो आता है। फ्रेंड से खरीदना तो नहीं आता है, इसलिए एसटीटी नॉट पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, सो 112A नॉट एप्लीकेबल। सॉल्यूशन में भी पहला नोट ये लिखा हुआ है। तो फिर हम ठीक है अदर केस पे आ जाते हैं। यहां आ गए अदर केस में, अब क्या करें? तो अदर केस में हम ये वाला ऑप्शन ले आइए, क्योंकि लिस्टेड है। शेयर्स क्या है? लिस्टेड है। 350 उन्होंने परचेस किए 2014 में, ठीक है। और दो द शेयर्स इन सी लिमिटेड और कोटेड इन बीएसई। कोटेड है इसका मतलब लिस्टेड तो थे,
तो लिस्टेड से तो मैं ऑप्शन ले सकता था। ऑप्शन लेके देखते हैं, क्या ऑप्शन लेके देखोगे आप? कितने में बेचे इन्होंने आपको शेयर? 470 के रेट से कितने शेयर्स बेच दिए इन्होंने? 900। तो 470 इंटू 900 यानी 4,23,000 में बेच दिए। 4,23,000 ये सेल्स कंसिडरेशन हुआ, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट। यहां विथ इंडेक्शन लेते हैं। इंडेक्शन अगर लेंगे हम तो ये खरीदे थे 350 के रेट से। 350 इंटू 900, ठीक है ना? 350 इंटू 900 इंटू 289 डिवाइडेड बाय कब का इंडेक्स चाहिएगा हमें? हमें इंडेक्स चाहिएगा 1314 का। 1314 का इंडेक्स था 220, 220 यानी कि ये हो गया आपका 41379, ठीक है। तो अब यहां पर माइनस करने पर 423,000 से माइनस करता हूं तो 9205, ठीक है। ये कैपिटल गेन आता है। इस पर 20% टैक्स लगेगा, इस पर 20% टैक्स लगेगा अगर, तो 1841 के लगभग। और यहां पे सीधे कॉस्ट माइनस कर देता हूं। कॉस्ट यानी 350 शेयर, सॉरी 350 के रेट से 900 शेयर। जितने बेचे उसकी बात करेंगे। खरीदे तो उसने 1000 थे, लेकिन बेचे 900, तो 900 की बात होगी ना अभी। 100 बाद में बेचेगा तो कैपिटल गेन निकालेंगे। तो 900 इंटू 350 3,15,000। अब 3,15,000 माइनस 223 तो 1,08,000। और 1,08,000 की कैपिटल गेन पे अगर 10% टैक्स लेते हैं तो 10,800 आता है। तो आप खुद ही बताइए कि कौन सा बेनिफिशियल है उसके लिए। ये वाला टैक्स बेनिफिशियल है या ये वाला टैक्स बेनिफिशियल है? तो ये वाला बेनिफिशियल है डेफिनेटली, ये ऑप्शन नहीं देगा। अब जब वो अपना कंप्यूटेशन करेगा तो उसके अदर इनकम भी, अदर इनकम कितनी है उसकी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 20 लाख रुपए की इनकम है। तो एक तो कैपिटल गेन की ये इनकम आ जाएगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ इंडेक्सेशन कैपिटल गेन है 9205 और अदर सोर्सेस की इनकम हो गई इसकी कितनी? 20 लाख रुपए। तो ये हो गई 20,09,205 रुपए की उसकी इनकम। कोई डिडक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा एटीसी वगैरह का। कोई डिडक्शन होता तो हम माइनस करते, तो यही टोटल इनकम होगी। अब टैक्स निकाल लेते हैं। तो टैक्स क्या आ जाएगा इस पर? 9205 पर 20% से, ठीक है, ये वाला 1841। और 20 लाख नॉर्मल इनकम जो है, इस नॉर्मल इनकम पर आप 20 लाख पर वो स्लेब वाइज लगा देना टैक्स। मिस्टर एक्स 49 ईयर्स से 2.5 लाख तक नील वगैरह वगैरह इस तरीके से तो टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब एक और क्वेश्चन और बात क्लियर कर लेते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन यानी P2 में फ्रेंड से खरीदा था, सो एसटीटी नॉट पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, हेंस 112A नॉट अप्लाई। नीचे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा हुआ है एक 61 ईयर्स अब सीनियर सिटीजन एक्वायर 10,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड ऑन 16th March 2006. He gets 8,000 bonus shares on 11th March 2013. चलिए इसकी वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं ये नहीं मिटा रहा हूं आपको समझने के लिए। तो 10,000 शेयर्स इन्होंने परचेज किए। 10,000 शेयर्स कितने के रेट से खरीदे हैं? और 16 मार्च 2006 को 16th March 2006 में परचेज किए, ठीक है। तो ये 16 मार्च 2006 के जो शेयर्स हैं, एंड ही गेट्स 8,000 बोनस शेयर्स। इसके साथ 8,000 बोनस शेयर्स मिले। बोनस शेयर्स की तो कॉस्ट क्या होती है? नील। कब मिले बोनस शेयर्स? ये मिले 11th March 2013 को। तो 2001 के बाद अगर बोनस शेयर्स मिलते हैं तो उसकी कॉस्ट हम क्या मानते हैं? 0। फिर आगे देखते हैं। एक्स ट्रांसफर ओरिजिनल शेयर्स इन प्रीवियस ईयर 14-15। ओरिजिनल शेयर्स तो 14-15 में बेच चुका है, तो 14-15 की हम क्यों बात कर रहे हैं? 14-15 में जो होना था हो चुका है, तो ये शेयर्स तो बिक चुके हैं इसके। फिर आगे देखते हैं। ही ट्रांसफर 5,000 बोनस शेयर्स इन November 2, 2019। इसमें से उसने 5,000 शेयर्स बेच दिए। कितने के रेट से? एट द रेट 900 पर शेयर, 900 रुपए के रेट से बेच दिए। और ये बेच दिए उसने 19-20 प्रीवियस ईयर में।
900 शेयर, ठीक है। एसटीटी पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, इस टाइम एसटीटी पे किया, लेकिन बोनस के टाइम एसटीटी पे किया होगा क्या? बोनस तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और वैसे भी बोनस तो डायरेक्ट कंपनी शेयर होल्डर को देती है, स्टॉक मार्केट का तो कंसेप्ट ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो अब आप ऊपर वाले क्वेश्चन में नीचे वाले में तो समझे, क्या यहां 112A अप्लाई होगी? नंबर 1 इक्विटी शेयर है, यस। नंबर 2 बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एसटीटी पेड। तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन में फ्रेंड से लिया था, इसलिए 112 अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंड से लेने पे एसटीटी नहीं लगा। यहां पर भी एसटीटी नहीं लगा, लेकिन यहां बोनस शेयर्स है, और बोनस शेयर्स तो एक्सेप्शन में आते हैं, यानी यहां पर एक्विजिशन पर एसटीटी होना जरूरी नहीं है। तो राइट शेयर, बोनस शेयर्स, इसोप, जब कंपनी से डायरेक्ट शेयर होल्डर खरीदता है शेयर्स, तो उस कंडीशन में एक्विजिशन पर एसटीटी वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ये बात आपको नोट्स में मैंने लिख रखी और अभी फिर समझा दी मैंने आपको। तो यहां 112A अप्लाई होगा। और आगे पढ़ लेते हैं। अब 112A जैसे अप्लाई होगा, आपको याद आना चाहिए। तो 112A जैसे ही आ जाता है, अगर इसकी कंडीशन फुलफिल, तो हमें 31 जनवरी 18 की फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए। वो क्या लिखिए? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड एज पर BSE कोटेशन 300 ऑन 31st January. Income of X from previous year 1920 from other sources 2640. He has a brought forward short term capital loss भी 290 pertaining to year 1617. चलिए, तो अब बात क्लियर है आपको, यानी आप 112 अप्लाई होगा। अगेन इसका भी सॉल्यूशन आप बुक में देखेंगे तो पहला नोट आपको यही नजर आएगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ बोनस एसटीटी नॉट रिक्वायर्ड, बट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एसटीटी पेड, सो 112A अप्लाई। तो हम 112A लगाते हैं। 112A का कंसेप्ट क्या था? 112A में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सेल्स कंसिडरेशन कितने में बेचे? 5000 शेयर्स बेच दिए 900 की रेट से, 45 लाख, 45 लाख रुपए बेच दिए। 8000 खरीदे नहीं, 5000 बेचे ना, 5000 पे निकलेगा लेस बोनस शेयर्स। तो और लॉन्ग टर्म है, 13 में खरीदे और 19 में बेचे, लॉन्ग टर्म है। और बात तो लॉन्ग टर्म की हो रही है, 112 है तो लॉन्ग टर्म के लिए है, वैसे ही सोच लेना आप। तो यहां पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन होता है अगर ये, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है, यानी अगर ये क्वेश्चन विदाउट एसटीटी वाला होता, विदाउट एसटीटी वाला होता, तो आप इधर तो आते नहीं, इधर आ जाते। तो विदाउट एसटीटी वाले केस में फिर आप क्या करते? आप तो नील है, तो नील का इंडेक्शन भी नील ही होगा ना। कॉस्ट नील और कॉस्ट नील का इंडेक्शन करूंगा तो नील, पूरे 45 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता अदर केस में। और ऑप्शन अगर लेते तो भी, ऑप्शन में भी आप कौन सा ऑप्शन लेते? विदाउट इंडेक्शन वाला, क्योंकि विथ इंडेक्स करोगे तो भी नहीं लाएगा, विदाउट इंडेक्स करोगे तो भी नहीं लाएगा। तो विदाउट इंडेक्स में 10% टैक्स लगेगा, वो बेनिफिशियल रहेगा ना। बट प्रॉब्लम है 112A में फंस गए। और 112A अगर आपको याद हो तो 112A में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती थी? याद करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती थी? पूरी स्टेप याद है आपको? क्या था उसमें, आप याद करो। उसमें ये था कि नंबर 1 तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट लेना है। क्या लेना है? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इसकी? तो ओरिजिनल कॉस्ट तो इसकी नील है, क्योंकि बोनस शेयर है। तो फिर क्या लेना था? इसको कंपेयर किससे करते हैं? और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच असेट, फेयर मार्केट वैल्यू FMV 31 जनवरी 18 की, वो यहां पर दी हुई है आपको BSE की 300 रुपीज, 300 रुपए। तो 300 रुपए के हिसाब से 5000 शेयर की हो गई आपकी 15 लाख रुपए, 15 लाख। और इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल सेल्स से। एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन है 45 लाख रुपए। इन दोनों में से लोअर लेना है। क्या लेना है इसमें से? लोअर। क्योंकि अगर सेल्स ही कम होगी
तो गवर्नमेंट का कहना है कि फिर हम कॉस्ट ज्यादा नहीं लेने देंगे आपको, तो इन दोनों में से आपको क्या लेना है, विच एवर इज लोअर लेना है। तो हम बाहर क्या लिख लेते हैं, 15 लाख 15। अब इन दोनों में से क्या लेना है, इन दोनों में से क्या लेना है आपको, हायर, ये कंसेप्ट। तो वैसे जैसे हाउस प्रॉपर्टी में होता था वैसे करना, पहले इसका कंपैरिजन कर दिया, इनमें से लोअर बाहर निकाल लिया, ओरिजिनल कॉस्ट। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई, 15 लाख रुपए। और व्हेन 112A अप्लाई, इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल, ये बात भी यहां लिख लेंगे, अंडर सेक्शन 112A इंडेक्सेशन नॉट एप्लीकेबल। जब 112A में ये कंसेप्ट लगाओगे तो इंडेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जीरो की कॉस्ट 15 लाख पर आ दी उन्होंने, यानी जो चीज आपने 2013 में जीरो में खरीदी थी उन्होंने आपको 31 जनवरी 18 तक 15 लाख पर ला दिया। तो आपके 15 लाख पर टैक्स कहां लगाया, कहां लगाया, जीरो की चीज थी, आपने 45 लाख में बेची, कायदे से चाहते तो वो पूरे 45 पर टैक्स लगाते, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है 15 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 15 से जो एप्रिसिएशन हुआ उस पर टैक्स लगाएंगे, तो 30 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब उसमें को लिखा था शॉर्ट टर्म लॉस है पिछले साल का। तो अभी हमने वैसे सेट ऑफ लॉसेस चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन बता दूं कि कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो ब्रॉड फॉरवर्ड है पिछले साल का, वो हम इससे सेट ऑफ कर लेंगे 2,90,000, 2,90,000। तो अब नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बच गया आपका, 3 लाख कम हो जाएंगे, 27,10,000 रुपए। और अदर सोर्सेस की इनकम कितनी है इनकी, अदर सोर्स की इनकम है 26,40,000, 26,40,000, ये अदर सोर्सेस की इनकम। अब इसमें कोई डिडक्शन है क्या, मुझे लगता है डिडक्शन नहीं है। तो टोटल मिलाकर आपकी कितनी इनकम हो गई, आपकी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, ये दोनों मिलाकर हो जाएगी 53,50,000 लेस डिडक्शंस मेरे हिसाब से नील है, तो टोटल इनकम भी हो गई 53,50,000। ये हो गया आपकी, क्लियर है यहां तक। अब हम इस पर टैक्स निकालते हैं। तो मैंने कहा था यहां तक तो आप सिंपल पांचों हेड का प्लस माइनस करके डिडक्शन देके यहां तक आना, फिर टैक्स में इसमें अलग अलग कर देना, इसमें स्पेशल रेट है तो उसको अलग कर दो। तो क्या इस पे आपके पास कोई स्पेशल रेट है, यस, इस इनकम में आपकी एक इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है जो कि 112A में है, और 112A में 10% टैक्स लगता है। कितना लगता है, 10%। तो आपकी 27,10,000 की इनकम इसमें इंक्लूड है। और बाकी की इनकम कितनी, तो बाकी की नॉर्मल इनकम कैसे निकालना, बैलेंसिंग फिगर, इसमें से 27,10 अलग होगा तो बचे हुए 26,40,000। ठीक है, अब इस पर पहले निकालो, इसका तो क्लियर 10% लिख दूंगा मैं, इस पर नॉर्मल इनकम पे पूरा टैक्स निकाल लेना। कैसे निकालोगे, ये कौन है, सीनियर सिटीजन है मिस्टर, एक सीनियर सिटीजन है, ये रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, कुछ लिखा नहीं है, रेसिडेंट ही मानना। तो अगर है तो 3 लाख रुपए तक नील, 3 लाख से 5 लाख तक, यानी अगले 2 लाख में 5% से 10,000। ठीक है, ये 5 हो गए, 5 से 10 तक यानी अगले 5 पर। तो पहले 3 से 5, फिर 5 से 10 पे। तो इस 5 लाख रुपए पे कितना, 20% से 1 लाख रुपए टैक्स होगा। फिर 10 से ऊपर और कितने बच रहे हैं यहाँ पे, 16,40,000 बच रहे हैं, 16,40,000, उस पे कितना परसेंट, 30%। तो इसका 30% निकालते हैं, 16,40,000 का 30%, 4,92,000। ठीक है, ये हो गया 5 यानी 6,02,000 टैक्स, 6,02,000 रुपए का टैक्स हो गया। अब ये तो हुआ नॉर्मल इनकम पर, इस पर भी तो लगेगा, तो इस पर तो सीधा 10% है। इस अंडर सेक्शन 112A 27,10,000 में से, अब यहां याद रखना 1 लाख रुपए का तो एग्जम्पशन मिल जाएगा ना, एग्जेम्प्ट हो जाएगा इसमें से। मैंने कहा था 112A और सेक्शन 1038 साथ में चलते हैं,
तो 27,10,000 के कैपिटल गेन में से आपके 1 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। वो वहां नहीं करना है, यहां करना है। तो बचे हुए 26,10,000, 26,10,000 पर 10%, 2,61,000, 8,63,000। ये टैक्स आया, इधर लिख देता हूं 863। अब इस 8,63,000 पर सरचार्ज लगाना है 10%। क्यों लगाना है सरचार्ज? क्योंकि इनकम 50 लाख से बाहर है। तो इसका 10% 86,300, ठीक है। और इस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसका 4%। इस तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा। क्लियर बात? अगर यहाँ 1 करोड़ से ऊपर होती इनकम तो फिर सरचार्ज आपका हो जाता है 15% ऑन ऑल इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए करवाए आपको, ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और फिर भी अगर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो अभी और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और अगर उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होते तो हम वैसे भी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तो हम इन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे डबल से डिस्कशन करेंगे। मुझे पता है कि कुछ बातें हमें वहां डिस्कस करना पड़ेगी, जिससे हम एक शॉर्ट रिवीजन टाइप करेंगे, तब इन मेन पॉइंट का रिवीजन करेंगे, बाकी का नहीं। बाकी इजी पॉइंट आपको समझना आ गया। सेक्शन 54 वगैरह इतने टफ नहीं थे जितना ये। और इसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया। आप तो बस बार बार यही बात करो कि ये अलग, ये अलग, अलग करना सीख गए तो समझना है। एक पॉइंट और बचा है हमारा नोट्स में, पेज नंबर 12 पर एक है टैक्सेबिलिटी इन स्पेशल केसेस। क्या लिखा है यहां पर, इसको भी समझ ही लेते हैं इस वीडियो में। 3 कॉलम दिए हैं। कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू शेयर्स इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड इन केस ऑफ डीमर्जर। 3 केसेस। क्या लिखा है? सपोज मैंने 1 जून 2014 को किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेस किए थे, डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स परचेस किए थे, ठीक है, 500 डिबेंचर्स, और इसकी कॉस्ट थी रुपीज में 5 लाख रुपए, 5 लाख, ठीक। फिर कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इनको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। ये 500 डिबेंचर्स 5,000 इक्विटी शेयर बन गए। क्या बन गए? इक्विटी शेयर्स, फुली कन्वर्टेबल। पार्टली होता तो इनका कुछ पार्ट कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसकी कॉस्ट क्या माने। और अब इन, अच्छा, इसको कन्वर्ट किया है आपने, कन्वर्जन हुआ सपोज 1 अगस्त 2018 में, और इन शेयर्स को इसने बेच दिया, सेल कर दिया अभी 1920 में। 1920 में सपोज 1 दिसंबर 2019 को इसने सेल कर दिया ये 5,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, या 200 ईच, 200 रुपए के रेट से बेच दी। तो पहली बात, क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट करना ट्रांसफर नहीं होता है, डिबेंचर हटके शेयर्स आ गए, तो इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जब ये शेयर्स आप बेचोगे तब तो लगेगा ना। तो जब शेयर्स बेचेंगे तब लगेगा, यानी 1920 में सेल्स कंसिडरेशन आपका हो जाएगा 10 लाख रुपए, लेस ट्रांसफर एक्सपेंस होंगे वो भी लिख दोगे। लेकिन कॉस्ट क्या माने, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहां से माने, क्वेश्चन ये है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहां से गिने, यहां से गिने कि यहां से गिने? यहां से गिने तो लॉन्ग टर्म दिख रहा है, लेकिन अगर अगस्त 18 से अगस्त 19 अगर ये लिस्टेड है तो 12 महीने हो गए, इसका मतलब कि ये लॉन्ग टर्म हो गया। लेकिन अगर ये नॉन लिस्टेड है तो यहां से देखूंगा तो शॉर्ट टर्म हो रहा है, क्योंकि 24 महीने का रूल लगता है। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं ये? कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या मानेंगे? तो पहली बात, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन मींस कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ शेयर्स। तो इनका कहना यह है कि जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स हो वही कॉस्ट ऑफ शेयर्स मान लो, 5 लाख रुपए। ये तो वही सही कंसेप्ट हो गया जैसे कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर वाला कंसेप्ट, सेम वैसा हो गया। ठीक है, चलिए कॉस्ट वो ले लेते हैं 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए की कॉस्ट हमने शेयर्स की कॉस्ट मान ली, क्योंकि ये बात सही है कि शेयर्स फ्री में मिले, फ्री में नहीं मिले, डिबेंचर थे इसलिए मिले। डिबेंचर नहीं होता तो मिलते क्या? इसलिए हम इसकी कॉस्ट डिबेंचर के बराबर मान लेते हैं।
और ये पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं, मान लो इसका 50% पार्ट कन्वर्ट हुआ होता, तो फिर हम क्या करते हैं, 2.5 लाख इधर कर लेते, 2.5 लाख इसके, तो 2.5 लाख के डिवेंचर भी बचते और 2.5 लाख के शेयर्स आ जाते, प्रोपोर्शनेट कर लेना पार्टली कन्वर्टेबल में। या तो फुली कन्वर्टेबल मान लो, पूरे डिवेंचर हट गए, पूरे इक्विटी आ गए। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहां से करना है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स, कहां से मानना है, वहीं से, यहीं से मानना है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म हो गया फिर तो 14 से लेके। इंडेक्सेशन कहां से करें, तो फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर जब अलॉट किए थे वहीं से इंडेक्सेशन। है ना, आप सिंपल कंसेप्ट पे आ जाएंगे कि ये वाली डेट काम की नहीं रही आपकी, क्या कंसेप्ट आ गया, वही वाला कंसेप्ट आ गया अपना प्रीवियस होने वाला कंसेप्ट, वैसे ही सेम। तो जब भी कोई चीज फ्री में मिलती है तो जो प्रीवियस होता है वही सब कुछ ले लो, कॉस्ट भी वही लो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी वही लो, इंडेक्शन भी वहीं से कर दो, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब ये शेयर्स बन गए इसलिए इंडेक्शन हो पा रहा है। अगर ये डिवेंचर के डिवेंचर ही होते तो डिवेंचर्स पे इंडेक्शन नहीं होता, इवन इफ लॉन्ग टर्म, बट ये डिवेंचर्स अब शेयर्स बन चुके हैं इसलिए इंडेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम 289 से इंटू कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 14, 15 का जो भी इंडेक्स होगा, ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड केस आप देखें, इन केस ऑफ अमलगमेशन, अमलगमेशन में क्या है, अमलगमेशन डीमर्जर समझते हो ना, दो कंपनी मर्ज हो जाती है, बोलो अमलगमेशन में क्या होता है, दो कंपनी मिलके तीसरी नहीं बना लेती है, या एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो जाती है। डीमर्जर में क्या होता है, डीमर्जर में एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपने डिवीजन को अलग करके एक सेपरेट कंपनी बनाती है, तो वो एग्जिस्टिंग भी रहती है और एक नई कंपनी बन जाती है, ये डीमर्जर होता है। तो उसमें क्या होगा, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास शेयर्स थे, ये क्या थे हमारे पास, शेयर्स थे, शेयर्स थे इन ए लिमिटेड, ये ए लिमिटेड में शेयर्स थे, 5 लाख में खरीदे थे 2014 में। ए लिमिटेड मर्ज, किसमें मर्ज हो गई, मर्ज इनटू बी लिमिटेड, बी लिमिटेड में मर्ज हो गए और बी लिमिटेड के शेयर्स अलॉट हो गए हमके। होता ही है ना, एक कंपनी बंद हो गई तो हम उसके शेयर होल्डर थे, तो हमें ऑटोमेटिकली किसके शेयर्स मिल गए, बी लिमिटेड। जैसे आपने आइडिया और वोडाफोन का देखा होगा, तो होता है ऐसा मर्जर वगैरह, तो आपको शेयर्स मिल गए, इसके लिए पैसे नहीं देना पड़ते क्योंकि ये शेयर्स आपको उसके कारण मिले हैं। ठीक है, तो अब यहां पर, और ये वाले शेयर्स हमने बेच दिए, तो पहली बात तो कन्वर्जन या अमलगमेशन, डीमर्जर, इट इज नॉट ट्रांसफर, तो ये यहां पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब इनको आप बेचोगे तब तो लगेगा। तो सेम वही बात, बी लिमिटेड के शेयर्स 5,000 रुपए हमने बेच दिए। अब इसमें कॉस्ट क्या लेना है, तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन वेंडर कंपनी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। जो वेंडर कंपनी में कॉस्ट थी वही परचेजिंग कंपनी में कॉस्ट होगी। बी लिमिटेड परचेजर है, इसने ए लिमिटेड को खरीद लिया तो वो वेंडर हो गया और ये परचेजर, तो जो कॉस्ट है वो यहां पे आ जाएगी। कहां से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखना है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन वेंडर कंपनी। वेंडर मतलब इन्होंने बेचा ना, इन्होंने अपना पूरा बिजनेस किसको बेच दिया, बी को, तो इसमें जब शेयर्स आए थे तब। इंडेक्शन कहां से करना, तो भी वहीं से करना है, यानी आप तीनों केसेस में एक ही बात ध्यान रख लें, सब कुछ पुराना ही लेना है, यानी 5 लाख की कॉस्ट लेना है, इंडेक्शन भी 14-15 से ही करना है, अमलगमेशन में से। ऐसे डीमर्जर में बताता हूं, डीमर्जर में ये होता है कि डीमर्जर में सपोज आपके पास ए लिमिटेड के 500 शेयर्स 5 लाख के थे। अब ए लिमिटेड ने क्या किया, अपना एक डिवीजन, सीमेंट डिवीजन अलग कर दिया, अलग करके उन्होंने एक सी लिमिटेड नाम की कंपनी बना दी। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या आपको इस कंपनी के भी शेयर्स मिलेंगे, यस मिलेंगे। मैंने मान लो उस जमाने में जब धीरू भाई अंबानी थे तब रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स खरीदे। अब उन्होंने क्या किया, जब बाद में उनके डेथ के बाद उनके मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बंटवारा हुआ तो कंपनियां अलग अलग हो गई। तो अलग हो गई इसका मतलब ये कि मैंने अगर इन्वेस्टमेंट रिलायंस में किया है तो जब उसका डिवीजन अलग होगा तो मुझे भी उसके तो शेयर्स मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने तो बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो मेरी वर्थ ज्यादा थी। तो हमेशा ऐसा होता है, डीमर्जर जब भी होगा तो आपको ये शेयर्स तो रहेंगे आपके इजीली, आपको यहां एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएंगे, मान लो 100 शेयर,
और इस डिवीजन की वर्थ कितनी थी उस कंपनी में, 10%, 20%, तो परसेंट लिखे हुए आते हैं कि लेटर आता है उस पर। तो मान लो इसकी वर्थ, इस डिवीजन की वर्थ थी 22%, कितनी थी 22%। तो आपको क्या करना है, इस 5 लाख की कास्ट का 22% कर ले आना है। तो 5 लाख की कास्ट का 22% मीन्स 1,10,000, ये 22%। ऐसा होता है। एक क्या 5 डिवीजन, रिलायंस के 5 बार हिस्से हो चुके हैं, 5 कंपनियां बनी थी अलग अलग। तो ये कंसेप्ट है। एक और कंपनी बन गई होती मान लो बी लिमिटेड, उसमें 22% चले जाता या 10% चले जाता, तो 10% उसमें। तो जो ओरिजिनल कास्ट है उसको आपको डिवाइड कर देना है। अब आपके पास ए के शेयर्स भी है 500, लेकिन उन शेयर्स की कास्ट अब कितनी बची आपकी? अब उन शेयर्स की कास्ट आपकी बची 3,90,000 और इन शेयर्स की कास्ट कितनी हो गई 110। अब जब आप ये वाले शेयर बेचोगे तो 1,10,000 का इंडेक्शन करोगे और वो वाले शेयर जब बेचोगे तो 3,90,000 करोगे। यानी इन शॉर्ट में कहूं तो 5 लाख रुपए को हम नेट वर्थ के रेशो में बांट देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 5 लाख रुपए को नेट वर्थ के रेशो में बांट दिया। ये 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे ए लिमिटेड में, और अब इस ए लिमिटेड के 3, 4, 5 डिवीजन थे, 1, 2, 3, 4, 5। और मान लो ऐसा हो कि इन्होंने इसमें बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, एफ लिमिटेड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंपनी बन गई। तो मुझे इस 5 लाख रुपए को इन 6 कंपनी में बांटना पड़ेगा वर्थ वाइज। देखो क्या लिखा हुआ है, कास्ट ऑफ शेयर्स इन डीमर्स कंपनी डिवाइडेड बिटवीन डीमर्स कंपनी एंड रिजल्टिंग कंपनी नेट वर्थ रेशो। और वो रेशो हमें नहीं पता, वो हमें सर्टिफिकेट में लिखा हुआ आता है, एक लेटर आता है जब भी कंपनी का डिमर्जर, कि कंपनी ने, इन्होंने वर्थ का 50% तो इन्होंने रख लिया, बाकी 10% इसके इसमें चला गया, 8 इसमें चला गया, 2 इसमें चला गया, ठीक है, 20 इसमें चला गया, ये हो गया, और 10 इसमें चला गया, हो गया 50 ऐसे। तो आपको इस 5 लाख रुपए को 50, 10, 8 ऐसे रेशो में बांट देना है। तो इन शेयर्स की कास्ट हो जाएगी आपकी 2.5 लाख। इनके शेयर्स जितने भी मिलेंगे आपको, जितने भी शेयर मिले 100, 200, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो 50,000 कास्ट इसकी हो जाएगी इस तरह से, 40,000 कास्ट इसकी हो जाएगी इस तरीके से कास्ट हो जाएगी। तो इन केस ऑफ डीमर्जर नेट वर्थ रेशियो याद रखो, ठीक है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहां से लेना है, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन डीमर्ज्ड कंपनी, ये कहलाते डीमर्ज्ड कंपनी, इसका डीमर्जर हुआ तो यहीं पर, यानी वही ओरिजिनल कास्ट, वही डेट लेना है, इंडेक्शन भी वहीं से करना है। ये कहलाते रिजल्टिंग कंपनी, तो इनकी डेट नहीं, डेट कौन सी लेना है आपको, ओरिजिनल डेट लेना, और डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन डीमर्स कंपनी। यानी आप बाकी सब में आप एक जैसे याद रख लो, सब कुछ क्या लेना है, सब कुछ ओरिजिनल लेना है, कास्ट भी वही लेना है, डेट भी वही लेना है, इंडेक्शन भी वही करना है, सब पे एक जैसा। इसलिए कोई खास बड़ा रूल नहीं है और कोई आईएमपी रूल नहीं है, ठीक है। इसके बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन शायद स्टडी मटेरियल में कहीं हो तो देख लेना आप। और लास्ट पॉइंट और समझाता हूं मैं आपको, वो है अपना एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10, एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट स्कीम 1964। तो ये कट करते हैं, ये कोई काम का नहीं है, दूसरा वाला काम का है। सेक्शन 1037, एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट। हेडिंग से ही बात क्लियर है। पहली बात तो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में अगर होता है तो कैपिटल असेट ही नहीं होता है। जब कैपिटल असेट ही नहीं होता है तो उस पर कोई टैक्स लगता है क्या, नहीं लगेगा। तो इसमें ही क्लियर है कि क्या लिखा हुआ, विथ अ व्यू टू मिटिगेट द हार्डशिप फेस्ड बाय फार्मर्स हुज एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स। अर्बन लिमिट्स की बात कर रहे हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं होगा ना। तो अर्बन एरिया में, अब अर्बन एरिया में हो एक कंडीशन, क्या अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर होना चाहिए। एग्रीकल्चर कैसे पहचानेंगे, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करें, या तो इंडिविजुअल या एचएफ उसके परिवार वाले, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होना चाहिए लास्ट प्रेसिडिंग 2 years। और ऐसी अर्बन एरिया की जमीन अगर आप नॉर्मल केस में बेचते तो कैपिटल असेट होती और टैक्स लगता, लेकिन कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड,
देन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1037, पूरा ही एग्जम्पशन मिल जाएगा। इसका एग्जांपल देता हूं, अपने उज्जैन में जब सिंहस्थ लगा था तो सिंहस्थ में ये चिंतामण, ये सारा एरिया जो है ये अर्बन एरिया कहलाता है। नदी के पास में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े घाट बने थे सिंहस्थ के लिए स्पेशली, तो वहां पर गवर्नमेंट ने उन घाट से लगी हुई जो भी एग्रीकल्चर लैंड थी वो सब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी। अभी अर्बन एरिया में थी और एग्रीकल्चर भी थी, बट गवर्नमेंट ने उनको कंपनसेशन दिया था। तो गवर्नमेंट ने जो कंपल्सरी एक्वायर किया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, वैसे टैक्सेबल होता क्योंकि अर्बन एरिया में, बट वो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर किया था, इसलिए सेक्शन 1037 में एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना। हेडिंग ही काफी है, वैसे तो हेडिंग से काम चला लोगे, अंदर जरूरी नहीं है। हेडिंग में क्लियर है ना, कंपल्सरी इक्वेशन, एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया, 3 बात, बस 3 बात हुई। सेक्शन 1037 एग्जेम्प्ट, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब एग्जेम्प्ट है तो कैलकुलेशन क्यों करेंगे, तो उसका सेल्स कंसेशन, उसकी कॉस्ट कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये आखिरी रूल बचा था इसलिए भी बता दिया मैंने। ये लेस आईएमपी थे बट फिर भी है तो सही रूल्स, इसलिए एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसलिए मैंने पढ़ा दिए। छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो 100% अब जाके आपके रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।